एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एसी के ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे। हमने जितना भी कंसेप्ट सीखा है उसका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा है कि एक 100 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए 400 इंडक्टर। ओके फाइन, सो एक 100 ओम हमने रेजिस्टेंस ले लिया एंड दैट इज कनेक्टेड विद ए 400 इंडक्टर, है ना। The voltage across the resistor is VR equal to 2V sin 1000 radian per second into T. Find the expression of circuit current. Okay, fine. इस circuit को पहले close कर देते हैं. So this is the AC source which is connected, right? अभी हमको पता है कि both of them are connected in series. इसका मतलब है कि दोनों के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो क्या फ्लो कर रहा होगा, वो सेम फ्लो कर रहा होगा। और ये भी दिया हुआ है कि रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है। मैं एक बार लिख लेता हूँ। VR का वैल्यू कितना है, दैट इज 2 वोल्ट साइन, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1000 इंटू टी। ठीक है, यूनिट्स लिखा नहीं मैंने, सिर्फ एक्सप्रेशन लिखते हैं। अभी देखो, वी हैव ऑलवेज लर्न दैट इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज और उसके थ्रू जो करंट फ्लो करता है, दे आर ऑलवेज इन द सेम फेज। एज बिकॉज देर इन द सेम फेज में आई आर को क्या लिख सकता हूँ, वी आर बाय आर लिख सकता हूँ। बात समझ में आया। मैं यहाँ पर जो इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है उसको मैं वी एल बाई एक्सएल नहीं लिख सकता। सिर्फ रजिस्टर के केस में हम ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज रजिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है और जो वोल्टेज है, दे आर बेसिकली इन द सेम फेज। लेकिन इंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो करता है और इंडक्टर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है, दे हैव ए फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। तो मैं उनके इंस्टेंटेनियस वैल्यू को ऐसे करके कनेक्ट नहीं कर सकता, रजिस्टर का कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वी आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 साइन, है ना, दैट इज 1000 t डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इन दिस केस कितना दिया हुआ है भाई साहब, 100 ओम दिया हुआ है। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -2 एम्पेयर। सो दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट हम कह सकते हैं, है ना। और यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, दैट इज 1000 t। एंड एज बिकॉज पूरे सर्किट में यही करंट है, द सर्किट इस प्रैक्टिकली रजिस्टर जो है, इंडक्टर जो है, दे आर इन सीरीज, तो करंट का एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक है, तो इसका पीक वैल्यू जो है, पीक वैल्यू ऑफ द करंट आई नॉट, वो ये है। ठीक है, तो हमने एक्सप्रेशन ऑफ द सर्किट करंट ये निकाल लिया। हमको नेक्स्ट ये निकालना है, फाइंड आउट द इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, वो तो बहुत ही सिंपल है। देखो, साइन ओमेगा टी होता है, दैट मीन्स यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, 1000। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज एक्सएल को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल लिख सकते हैं। ओमेगा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000, और एल की जगह हम 4 लिख सकते हैं। सो दिस इज 4 इंटू 10 टू द पावर 3 ohms. Is that clear? That is XL. Okay. Derive an expression for the voltage across the inductor. इंडक्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो हमको बताना है। तो सबसे पहले ये समझना कि इन दोनों इस दोनों कंपोनेंट्स में करंट क्या है सेम। तो अभी अगर हम फेज मेजर करेंगे, हम किसके रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे, करंट के रिस्पेक्ट में। और हमने क्या सीखा था, मैंने सी ये वर्ड का कॉम्बिनेशन याद रखने को कहा था कि करंट इन ए कैपेसिटर ऑलवेज लीड्स द वोल्टेज। तो करंट इन एन इंडक्टर विल लैग द वोल्टेज। वोल्टेज से करंट क्या करेगा, इंडक्टर में लैग करेगा। करंट अगर लैग करेगा, मुझे पता कि वोल्टेज ahead, voltage across an inductor is ahead of current through the inductor। ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले अगर मुझे वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिखना है तो मुझे पीक वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर चाहिए होगा, कि पीक वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर। ठीक है, मैं वी नॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ। पीक वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर हम क्या लिख सकते हैं, पीक करंट को अगर मैं आई नॉट लिख देता हूँ इंटू एक्सएल। ठीक है, उसका वैल्यू कितना आएगा, देखो आई नॉट का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -2, और एक्सएल के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर 3। राइट, तो इसका कंबाइंड एक्सप्रेशन क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ। इन दिस केस इसका कंबाइंड एक्सप्रेशन आएगा, दैट इज 80 वोल्ट। ठीक है, सो दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर। पीक वैल्यू हमको पता चल गया, तो उसका जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, उसका जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा वो क्या होगा, वी नॉट साइन कर वोल्टेज जो करंट से आगे है, कितना एंगल आगे, π/2 एंगल आगे है। तो करंट का फेज कितना, 1000 t। तो इसका फेज कितना होगा, 1000 t प्लस π/2। ये होगा हमारा एक्सप्रेशन बेसिकली। और v0 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 80 वोल्ट। सो दिस इज 80। यहाँ पर हमने क्या लिखता था, साइन, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 1000 t प्लस π/2 लिख दिया। Is that clear? So this is the voltage drop across the inductor. This is expression for instantaneous voltage across the inductor. तो इस तरीके से हम निकालेंगे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो ये हम लिख सकते हैं, लेकिन हम ये लिख नहीं सकते, ये लिख नहीं सकते, हम ये नहीं लिख सकते, बिकॉज करंट एंड वोल्टेज के बीच कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा। करंट अक्रॉस ए रेजिस्टर
एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, इनके बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है, इस बात को याद रखना, ठीक है। अभी बारी है और एक बढ़िया क्वेश्चन करने का, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ 200 वर्चुअल वोल्ट, वर्चुअल टेंशन हुआ क्या, वर्चुअल मतलब आरएमएस, इफेक्टिव मतलब आरएमएस, ठीक है ना, एट 50 हर्ट्ज मतलब ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, इज कनेक्टेड टू ए सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम, ठीक है। एक इंडक्टर भी है जिसका इंडक्टेंस 0.01 हेनरी है। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द ईएमएफ इन द सर्किट, ओके फाइन। आल्सो फाइंड द वर्चुअल करंट, वर्चुअल मतलब ये लोग क्या पूछ रहे हैं, आईआरएमएस पूछ रहे हैं, ठीक है। ओके अभी एक बार हम सर्किट बना लेते हैं फटाफट। तो सर्किट क्या है भाई, तुम्हारे पास एक रेजिस्टर है और तुम्हारे पास एक इंडक्टर है। रेजिस्टेंस का वैल्यू है दैट इज 1 ओम, इंडक्टेंस का वैल्यू है 0.01 हेनरी एंड बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये हो गया हमारा एसी सोर्स और उसका वीआरएमएस कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखना। वीआरएमएस का वैल्यू दिया हुआ है 200 वोल्ट दिया हुआ है और इसका जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, दैट इज गिवन एज 50 हर्ट्ज। इज दैट क्लियर? एक मिनट, ओके ये 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। सो इन दिस केस ध्यान देना कि तुमको यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे पहले फेज डिफरेंस बताओ। तो मैं एक चीज़, छोटा सा चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि इससे जो करंट निकलता है ना, रेजिस्टर के थ्रू एंड इंडक्टर के थ्रू सेम करंट है। और फेज डिफरेंस निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है फेजर डायग्राम बनाने का। तो अगर तुम फेजर डायग्राम बनाओगे तो किसी को तो रेफरेंस मानोगे ना, उसको रेफरेंस मान के तुम फिर फेजर डायग्राम बनाओगे। और यहाँ पर है बिकॉज दोनों कंपोनेंट के थ्रू करंट कॉमन है, तो हम करंट को ही अपना रेफरेंस मानेंगे और उसके रिस्पेक्ट में वोल्टेजेस को प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैंने करंट को अपना रेफरेंस माना, लेट अस से दिस इज आई, अभी हम वोल्टेजेस प्लॉट करेंगे। लेट अस से मुझे पता है कि रेजिस्टर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है और करंट जो है बोथ ऑफ देम आर ऑलवेज इन द सेम फेज, तो हमने यहाँ पर वी आर लिख दिया। और मुझे पता है कि इंडक्टर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है, इफ दिस इज फॉर एग्जांपल वी आर एंड लेट अस से दिस इज एग्जांपल वी एल, एक मिनट, ओके। तो मैं ये कह रहा था कि वी आर को अगर हमने इधर प्लॉट कर दिया तो इंडक्टर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वी एल, करंट इन इंडक्टर ऑलवेज लैग्स द वोल्टेज, वोल्टेज हमेशा लीड करता है इंडक्टर में। तो यहाँ पर हम क्या ड्रॉ कर देंगे, वी एल ड्रॉ कर देंगे, है ना। और ध्यान से देखना इनका जो रिजल्टेंट आएगा, ये जो रिजल्टेंट है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट द पीक वैल्यू ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। बात समझ में आया? ओके सो दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज एंड दिस इज द करंट, उनके बीच का जो एंगल है फाई, इसी को हम फेजर फेज एंगल, फेज डिफरेंस कहते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर अगर तुम वी एल का वैल्यू लिखना चाहो, वी एल को तुम क्या लिख सकते हो, याद रखना दिस आर पीक वैल्यूज। तो यहाँ पर मैं आई नॉट इंटू एक्सएल लिख सकता हूँ और वी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई नॉट इंटू आर लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर तुम अभी टेन फाई निकालना चाहो, टेन फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज वी एल डिवाइडेड बाई वी आर। तो हमने यहाँ पर वी एल डिवाइडेड बाई वी आर लिख दिया। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज आई नॉट इंटू एक्सएल डिवाइडेड बाई, हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट इंटू आर लिख सकते हैं। आई नॉट गेट्स कैंसल्ड एंड दिस इज एक्सएल बाई आर, ठीक है। सो दिस इज 10 फाई। अभी इसी एक्सप्रेशन को लिखने का और एक तरीका भी मैं तुमको दिखाना चाहूँगा, दैट इज बाय ड्राइंग द इम्पीडेंस ट्रायंगल। देखो यहाँ पर मैं इम्पीडेंस को भी वोल्टेज के जैसा प्लॉट कर सकता हूँ। अगर इधर वी आर है तो मैं रेजिस्टेंस को भी इस तरह प्लॉट कर सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस। मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या प्लॉट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को प्लॉट कर सकते हैं। अगर इधर वी एल है तो इधर हम क्या प्लॉट कर सकते हैं, एक्स एल को प्लॉट कर सकते हैं। और इनका जो रिजल्टेंट आएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनका जो रिजल्टेंट आएगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा द नेट इम्पीडेंस इन द सर्किट, ठीक है ना। और ये जो एंगल है दैट इज फाई। तो यहाँ से अगर तुम फाई लिखना चाहो, देखो तुमको पहले जैसा ही आंसर मिलेगा, 10 फाई इन दिस केस इज व्हाट, ये होगा एक्सएल परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज आर, दैट इज एक्सएल बाय आर, डायरेक्टली मिलेगा। बात समझ में आया? तो तुम वोल्टेज के टर्म में बना सकते हो या तुम इम्पीडेंस ट्रायंगल भी बना सकते हो। और यहाँ से अगर मैं z का वैल्यू लिखना चाहूँ, z को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल दी होल स्क्वायर। सो सबसे पहला काम होगा कि एक्सएल का वैल्यू लिखना, बिकॉज अगर हमको फाई निकालना है तो एक्सएल चाहिए होगा। एक्सएल कितना होगा, दैट इज ओमेगा इंटू एल। ओमेगा क्या है, कमान ओमेगा दिया हुआ है इन दिस केस, ओके ओमेगा इज एक्चुअली 2 पाई एफ। फ्रीक्वेंसी की जगह हमने 50 हर्ट्ज दे दिया और इंडक्टेंस की जगह हम क्या पुट करेंगे, दैट इज 0.01 और इसका जो आएगा दैट इज पाई ओम्स आएगा, ठीक है। इफ आई सिंप्लीफाई दिस, इसका आंसर आएगा पाई ओम्स। रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, दैट इज व्हाट 1 ओम, ठीक है। तो फाई का वैल्यू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दैट इज 10 फाई इन दिस केस इज पाई डिवाइडेड बाय 1। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं दैट इज पाई, सॉरी फाई, दैट इज 10 इनवर्स ऑफ पाई, उसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 72.3 डिग्री, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं।
फाइन, ये तो हो गया, फेज डिफरेंस हमने निकाल दिया। अभी तुमको पूछा व्हाट इज द वर्चुअल करंट इन द सर्किट। वर्चुअल करंट मतलब तुमको IRMS पूछा गया है, तो IRMS को हम कैसे लिख सकते हैं? VRMS बाई क्या लिख सकते हैं? Z लिख सकते हैं। एंड दिस इज VRMS। Z को हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज रूट ओवर ऑफ, ध्यान से देखना, R स्क्वायर प्लस XL द होल स्क्वायर। VRMS की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 200 वोल्ट। रेजिस्टेंस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज 1 स्क्वायर। और XL की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज पाई स्क्वायर। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। आंसर क्या आएगा? दैट इज 60.67 एम्पियर। तो इस तरीके से तुम क्या निकाल सकते हो? द RMS करंट इन द सर्किट निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? पक्का ये जो इंपीडेंस ट्रायंगल है ये याद रखना, लेकिन इंपॉर्टेंट है, हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ वोल्टेज। ओके फाइन, डायग्राम बना लेते हैं। रेजिस्टेंस है ना, और एक इंडक्टर है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ वोल्टेज। ओके फाइन, यहाँ पर रेजिस्टेंस R लिख देता हूँ, दैट इज दिस इज XL। और यहाँ पर हो गया हमारा AC सोर्स, है ना। और इसका जो वोल्टेज V है वो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दैट इज 283 sin 314 वोल्ट। ये हो गया हमारा पीक वोल्टेज। एंड करंट इज फाउंड टू बी 4 sin 314t माइनस पाई बाई 4। दैट मीन्स करंट जो है वो क्या कर रहा है? लैग कर रहा है एज कम्पेयर टू वोल्टेज। ये जो है दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, इसको ध्यान देना, ठीक है ना। और फेज डिफरेंस जो है 5, उसका वैल्यू कितना? दैट इज पाई बाई 4। ये इन्फॉर्मेशन हमको ऑलरेडी क्वेश्चन से मिल चुका है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। अच्छा ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। सबसे पहले अगर हमको फेज डिफरेंस पता है तो एक बार हम इसका इंपीडेंस ट्रायंगल बना के देखते हैं, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि दोनों के थ्रू करंट क्या फ्लो कर रहा होगा? सेम। अगर करंट सेम फ्लो कर रहा है तो लेट अस से कि करंट को हमने अपना रेफरेंस माना, तो इस तरफ हम क्या प्लॉट करेंगे? इस तरफ हम अपने रेजिस्टेंस को प्लॉट करेंगे। एंड मुझे पता है कि करंट इन एन इंडक्टर ऑलवेज लैग्स द वोल्टेज। तो यहाँ पर इस तरफ क्या होगा? XL का प्लेसमेंट होगा। एंड लेट अस से कि ये अगर है, सो दिस इज द नेट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, इसको मैं Z लिख सकता हूँ, दिस इज 5। और यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है, Z जिस तरफ है उसी तरफ वोल्टेज भी होगा। इज दैट क्लियर? तो ये जो फेज डिफरेंस है वो पाई बाई 4 दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात देखना कि यहाँ पर हम 10 पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पर 10 पाई बाई 4 को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज XL डिवाइडेड बाई R लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम XL का वैल्यू बराबर क्या लिख सकते हैं? SL का वैल्यू बराबर R लिख सकते हैं। मतलब दोनों का रिएक्टेंस क्या होगा? दोनों का रिएक्टेंस सेम होगा, XL इक्वल टू R, ठीक है। ये समझ में आ गया। दूसरा जो है वो इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन क्या होगा? ध्यान से देखो, दैट इज Z इक्वल टू रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस XL दी होल स्क्वायर। हमने जस्ट नाउ देखा कि XL और R का वैल्यू बराबर है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? R और रूट 2 भी लिख सकते हैं। दिस इज इम्पीडेंस। अभी पूछा है कि इंडक्टेंस कितना होगा भाई साहब, और रेजिस्टेंस R और L का वैल्यू पूछा गया क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास और गिवन डाटा क्या है? I नॉट का वैल्यू हमको पता है, V नॉट पता है। तो इसको देखने के साथ साथ दिमाग में क्या चमकेगा कि I नॉट इज इक्वल टू व्हाट? V नॉट बाई Z, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं Z लिखूँ, दैट इज इक्वल टू V नॉट बाई I नॉट। V नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज 283, है ना। एंड I नॉट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज 4। एंड Z की जगह हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज R रूट 2। तो ये हो गया, दिस इज 283 डिवाइडेड बाई 4। और अगर हमको R का वैल्यू लिखना है वो क्या होगा? दैट इज 283 डिवाइडेड बाई 4 रूट 2। और R का अगर हम कैलकुलेट करते हैं कितना आता है वो मैं तुमको बताता हूँ। ओके, तो R का वैल्यू आता है इन दिस केस 50 ओम, है ना। एंड R बराबर XL है, तो R दैट इज इक्वल टू XL, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा L लिख सकते हैं। तो L का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? R बाई ओमेगा। R बाई ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं इन दिस केस? एक मिनट, हाँ, R का वैल्यू तो हमको पता है, R हमने निकाल लिया, दैट इज 50। एंड ओमेगा कितना होगा मुझे पता है, ये ओमेगा टी होता है, तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया? 314। और इसका हो जाएगा 0.16 हेनरी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। पॉज करके लिख के रखो। ये जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द वेरियस एलिमेंट्स, दैट इज रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस व्हिच आर इन सीरीज। मतलब एक बेसिक LCR सीरीज सर्किट के बारे में कहा जा रहा है। एंड हैविंग वैल्यूज 1000 ओम, 1 माइक्रोफैरड एंड 2 हेनरी रेस्पेक्टिवली गिवन EMF, ये दिया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी ऐसा है कि एक बार डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है ना। एक रेजिस्टेंस है, फिर एक कैपेसिटेंस है, फिर एक इंडक्टर भी है,
ठीक है ना, which are in series and it is connected to let us an AC source. रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया है, दैट इज 1000 ओम दिया है। कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना दिया है, 1 माइक्रोफैरड। ओके, दिस इज 1 माइक्रोफैरड एंड ये जो इंडक्टेंस है दैट इज 2 हेनरी। गिवन ईएमएफ इज दिस, देखो, सो दिस इज बेसिकली पीक वैल्यू और ये जो है दिस इज ओमेगा। ठीक है, ये तो हमको समझ में आता है। और तीनों के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या फ्लो कर रहा है, वो सेम फ्लो कर रहा है ना। अच्छा, भाई तुमको पूछा क्या क्या है, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द वेरियस एलिमेंट्स, राइट। सिर्फ इतना बोला, मतलब तुमको आरएमएस वोल्टेज पूछा गया। क्या पूछा गया, आरएमएस वोल्टेज। तो सबसे पहला काम ये होगा कि हम एक काम करते हैं, सारे कंपोनेंट्स का जो रिएक्टेंस है वो निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस का तो दिया हुआ है, दैट इज 1000 ओम, है ना। अभी अगर मैं XC निकालूं, XC कितना होगा, 1 बाई ओमेगा सी, ठीक है ना। एंड 1 बाई ओमेगा सी में, ओमेगा में हम क्या लिख सकते हैं, 1000, और सी में हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10⁻⁻6। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1000 हो जाएगा। इफ आई टॉक अबाउट XL, XL का वैल्यू कितना होगा, ओमेगा L, ओमेगा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं, और L की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2000 ओम्स। इज दैट क्लियर, हमने ये तो लिख लिया। अभी एक बार Z का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। Z क्या होगा, Z इन दिस केस इज रूट ओवर ऑफ व्हाट, रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो अभी अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं, रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1000 द होल स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। अगर हम करेंगे 2000 माइनस 1000, ये भी 1000 द होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 1000 रूट 2, ठीक है ना। ये Z का वैल्यू हमको पता चल गया। अच्छा, अभी हम IRMS निकाल सकते हैं। IRMS क्या होगा, ध्यान से देखो, दैट इज VRMS डिवाइडेड बाय व्हाट, Z। VRMS की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1000 रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2, दैट इज 100, राइट। पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट 2, और Z की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1000 रूट 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको फाइनल वैल्यू जो आता है, यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ, दैट इज 0.07 एम्पियर, ठीक है। सो दिस इज द आरएमएस वैल्यू दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो आरएमएस वैल्यू हमने निकाल लिया। अभी अगर मुझे रजिस्टर के अक्रॉस आरएमएस वैल्यू निकालना है, कैपेसिटर के अक्रॉस आरएमएस वैल्यू निकालना है, इंडक्टर के अक्रॉस आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। वी आर क्या होगा, दैट इज आई आर एम एस इंटू आर, ठीक है ना। आई आर एम एस कितना होगा, दैट इज 0.07 इंटू रेजिस्टेंस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1000, और इसका जो वैल्यू आएगा मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। इसका वैल्यू आएगा कुछ 70.7 वोल्ट, है ना। 70.7 वोल्ट voltage, RMS voltage drop across the capacitor, in this case that is IRMS into in this case XC, और XC की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, in this case ध्यान से देखना। ओके, एक मिनट। XC की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं 1000, so that is 0.07 into 1000 and you get back the same answer, और वो कितना मिलेगा, that is 70.7 volt। and what about the inductor VL, हम क्या लिख सकते हैं, this case that is IRMS into XL लिख सकते हैं, और IRMS into XL कितना होगा, देखते हैं। that is IRMS in this case is 0.07 और XL की जगह this is 2000, तो that is nearly 141.4 वोल्ट, 141.4 वोल्ट। सो दिस इज द आरएमएस वोल्टेजेस, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, लिख के रखो। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए सर्किट ऑपरेटिंग एट 360 by 2 pi हर्ट्ज, मतलब ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, कंटेन्स 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर एंड 20 ओम रजिस्टर, ठीक है। कैपेसिटर और रजिस्टर दिया हुआ। हाउ लार्ज एन इंडक्टर मस्ट बी एडेड इन सीरीज टू मेक द फेज एंगल फॉर द सर्किट जीरो। फेज एंगल जीरो मतलब फाई का वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है, दैट मीन्स करंट एंड वोल्टेज आर अलोंग द सेम लाइन। ये तभी हो सकता है इफ द सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस शुड कैंसिल आउट ईच अदर। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट इफ द अप्लाइड वोल्टेज इज 120 वोल्ट। तो सबसे पहले मैंने सॉल्व दिस, सबसे पहले ये लिख दो कि XC का वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, XL हो जाएगा।
ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको पता है कि ओमेगा का वैल्यू हमको क्या मिलता है 1/√LC। पूछा कि हाउ लार्ज एन इंडक्टर, कितना बड़ा इंडक्टर लगाना पड़ेगा, मतलब एल का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ 1/ω² इंटू सी, लिख सकते हैं ना, करेक्ट। ओके, 1/ω², ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, ध्यान से देखो, दैट इज 2πf द होल स्क्वायर इंटू सी। बस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना दिया हुआ 360/2π, तो यहाँ पर चलो मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, दैट इज 360/2π, 360 होगा 360 द होल स्क्वायर। कैपेसिटेंस की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻6, और अगर हम यहाँ से अगर हम इंडक्टेंस का वैल्यू निकालें एल का वैल्यू वो आएगा कुछ इन दिस केस, एक मिनट यहाँ पर भी दिया हुआ नहीं है, चलो मैं आंसर नहीं लिखता, यहाँ से मैं एल का वैल्यू निकाल सकता हूँ, तुम्हारे लिए कैलकुलेशन है, तुम इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ से हम एल का वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पर पूछा है कि कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट विद अप्लाइड वोल्टेज इज 120 वोल्ट, तो ऑब्वियस है कि 120 वोल्ट जो है वो आरएमएस वोल्टेज दिया होगा, तो आई आरएमएस अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, दैट इज वी आरएमएस डिवाइडेड बाई जेड लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जेड का वैल्यू बराबर क्या होगा आर, बिकॉज एक्सएल और एक्ससी एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, तो वी आर एम एस की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज 120, एंड जेड की जगह हम लोग लिख सकते हैं आर रेज़ टू कितना देगा 20, ठीक है ना, दैट इज बेसिकली 6 एम्पियर। दिस इज द आरएमएस करंट दैट द क्वेश्चन इज आस्किंग, ठीक है, चलो लिखो। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है वो ऐसे कि चोक कॉइल मतलब इंडक्टर लोड नहीं लेने का, इज नीडेड टू ऑपरेट एन आर्क लैम्प एट 160 वोल्ट आरएमएस एंड 50 हर्ट्ज, ठीक है। द लैम्प हैज एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, तो ये 5 ओम मैंने अलग से लिख कर रखा है, चोक कॉइल है यहाँ पर। व्हेन रनिंग एट 10 एम्पियर आरएमएस, मतलब इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 10 एम्पियर आरएमएस, ठीक है। कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द चोक कॉइल, इस कॉइल का इंडक्टेंस एल पूछा गया है। उसके बाद पूछा गया है कि द सेम आर्क लैम्प इज टू बी ऑपरेटेड ऑन 160 वोल्ट, मतलब अभी अगर वही आर्क लैम्प को मैं 160 वोल्ट डीसी में ऑपरेट करूँ, किस में ऑपरेट करूँ, डीसी में, तो ये मैं 160 वोल्ट देता हूँ, ठीक है ना, दिस इज 5 ओम। व्हाट एडिशनल रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, तो चलो यहाँ पर आर मैंने मान लिया, और कंडीशन दोनों का सेम है, इफ द सेम आर्क लेंथ इज टू बी ऑपरेटेड ऑन 160 वोल्ट डीसी, व्हाट एडिशनल रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड कंपेयर द पावर लॉसेस इन बोथ द केसेस, तो यहाँ पर भी हम कितना करंट मानेंगे, 10 एम्पियर ही करंट मानेंगे। इस केस में भी कितना करंट था, 10 एम्पियर था, इस केस में भी अगर 10 एम्पियर करंट ही फ्लो करना है तो कैपिटल आर का वैल्यू कितना होगा वो पूछा गया है सेकंड केस में। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं जहाँ पर एल का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक बात को समझो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस आर का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 5 ओम लिख सकते हैं, और जो एक्स एल है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल, ठीक है, और ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2πf। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 50, और इंटू एल हमने लिख दिया, तो दिस इज 100π एल, ठीक है। सो दिस इज एक्सएल, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, आर और एक्सएल हो गया, ठीक है। तो इसका जो इम्पीडेंस होगा वो क्या होगा, z इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, ध्यान से देखो, दैट इज 5 स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल दी होल स्क्वायर, उसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 100π दी होल स्क्वायर, ये हो गया z का वैल्यू। अच्छा, अगर हमको z का वैल्यू पता चल गया, करंट हमको आरएमएस वैल्यू पता है कि व्हाट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, हमको आरएमएस वोल्टेज पता है, सो वी कैन यूज द एक्सप्रेशन दैट इन दिस केस आई आरएमएस इज इक्वल टू व्हाट, वी आरएमएस डिवाइडेड बाय व्हाट, z, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, हम z को यहाँ लिखते हैं, दिस इज वी आर एम एस डिवाइडेड बाई आई आर एम एस, अगर हम करते हैं तो वी आर एम एस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 160, एंड आई आर एम एस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं हम, ध्यान से देखो, दैट इज 5 स्क्वायर प्लस 100π एल दी होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम बहुत आसानी से एल का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर एल का आंसर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, एल का वैल्यू आता है 4.84 इंटू 10 टू द पावर -2 हेनरी, 4.84 इंटू 10 टू द पावर -2 हेनरी। तो इस प्रॉब्लम को ऐसे करना है, ठीक है ना। तो एल का वैल्यू हमने निकाल लिया। अभी इज द सेम आर्क लेंथ इज टू बी ऑपरेटेड ऑन 160 वोल्ट डीसी, व्हाट एडिशनल रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, ये पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर फिर से इस केस के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ, आई का वैल्यू कितना होगा, v बाई आर इक्विवेलेंट होगा इन दिस केस, है ना। तो आर इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज v बाई आई। वोल्टेज कितना होगा इन दिस केस, दैट इज 160 वोल्ट, करंट इन दिस केस इज 10 एम्पियर, और आर इक्विवेलेंट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज आर प्लस 5। तो फाइनली आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, दैट इज 11,
ठीक है ना, ये जो आर का वैल्यू दैट इज बेसिकली 11 ओम। बात समझ में आया? तो ये हमको पता चल गया कि हमको एक्स्ट्रा एडिशनल और कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर पूछा कंपेयर द पावर लॉसेस इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस में पावर लॉसेस क्या है। एक चीज़ तुमको याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो आरएमएस करंट है ये भी तो कांस्टेंट करंट ही है ना, ये हमारे एसी करंट का रिप्लेसमेंट है, राइट? उतना ही करंट जो कि एसी करंट जैसा ही हीट प्रोड्यूस करेगा, तो ये भी कांस्टेंट करंट जैसे ही सोचना, ऐसे सोचोगे तो आसान होगा। तो 10 एम्पीयर का करंट जो कि कांस्टेंट है, अगर 5 ओम के थ्रू पास करता है, कुछ ना कुछ वो हीट डिसिपेट करेगा। अभी वही 10 एम्पीयर ऑफ करंट फिर से 5 ओम और आर के थ्रू पास कर रहा है, तो अगर मैं पावर लॉसेस को कंपेयर करूँ तो सेकंड वाले केस में यहाँ पर और एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है जिसके थ्रू कुछ ना कुछ पावर लॉसेस होगा। तो अगर मैं इस सर्किट को इस सर्किट के साथ कंपेयर करूँ तो इस सर्किट का पावर लॉसेस ज़्यादा होगा और वो होगा इस एक्स्ट्रा कैपिटल आर के लिए। तो पावर लॉस अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो सेकंड वाले सर्किट का पावर लॉस ज़्यादा होगा, और कितना ज़्यादा होगा, दैट इज आई स्क्वायर इंटू ये वाला आर, ये वाला आर। और आई की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, इन दिस केस दैट इज 10 स्क्वायर, एंड रेजिस्टेंस की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, दैट इज 11। तो कितना आएगा, दिस इज 11, दो जीरोस। बात समझ में? सो दिस इज द amount of power that is lost more as compared to the first circuit. ठीक है, is that clear? चलो लिखो, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे। देखो यहाँ पर ऐसा है कि एन LCR सीरीज सर्किट विथ 100 ओम इन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ 200 वोल्ट and angular frequency 300 radian per second. अच्छा ठीक है, when only the capacitance is removed the current lags behind the voltage by 60 degree. अगर हम capacitance को हटा देते हैं तो एक बार phasor diagram बनाते हैं, कैसा होगा ध्यान से देखना। तो करंट इस तरफ है और मुझे पता है करंट अगर इस तरफ है तो रेजिस्टेंस आर भी इसी तरफ होगा, बताया था आर इस तरफ होगा, ठीक है ना। और हमने हटाया किसको, कैपेसिटेंस को हटाया, तो XL किस तरफ होगा ये बताओ, XL इस तरफ होगा। डू यू एग्री विद दिस? सो दिस इज XL। तो रिजल्टेंट किस तरफ आएगा एक बार ये सोच लो। सो यहाँ से ऐसा खींचा, ये दूसरा वेक्टर है, सो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट, दिस इज Z। और इस एंगल को कितना दिया हुआ है, द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। देखो करंट पीछे है, वोल्टेज Z जिस तरफ है उसी तरफ वोल्टेज होगा, और लैगिंग कितना एंगल का है, 60 डिग्री का है, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान से देखना, अगर ये XL है तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज 10 60 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो XL को हम क्या लिख सकते हैं, XL इन दिस केस इज 1060 इज √3, तो √3R लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ से हमको XL का वैल्यू पता चल गया। फिर लिखा व्हेन ओनली द इंडक्टेंस इज रिमूव द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 60 डिग्री। अगर हम इंडक्टेंस हटा दें तो एक बार फटाफट फेजर डायग्राम बनाते हैं। अगर हम इंडक्टेंस हटा दें, बात को समझो कि करंट किस तरफ है, करंट को हमने रेफरेंस माना, सीरीज सर्किट है यहाँ पर, रेजिस्टेंस आर इसी तरफ होगा, है ना। इंडक्टेंस अगर हमने हटा दिया तो XL का वैल्यू किस तरफ आएगा, XC का वैल्यू किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। तो रिजल्टेंट जो होगा वो किस तरफ होगा, ये देख लेते हैं। जैसे ऐसा देखो, ये ऐसा, सो दिस इज द रिजल्टेंट। इस तरफ Z होगा, इस तरफ हमारा V भी होगा, और ये फेज डिफरेंस भी कितना देगा, 60 डिग्री। करंट लीड्स द वोल्टेज, देखो X जो वोल्टेज है वो Z के अलावा होगा, और जो करंट है वो आगे है, 60 डिग्री आगे है। तो यहाँ पर अगर मैं अप्लाई करूँ 1060 second case में, then that is in this case 1060 in this case is equal to perpendicular, that is XC divided by base क्या होगा R। तो XC का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1060 that is √3R। पता चल गया। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर XL बराबर XC आ रहा है, which means ये जो हम जिस सर्किट के साथ डील कर रहे हैं that is in resonance, which means the circuit is in resonance। That means in this scenario the impedance of the circuit is minimum। तो हम Z को क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं in this case, ठीक है। और R का वैल्यू कितना देगा in this case, that is 100 ओम। तो क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द करंट एंड द पावर डिसिपेटेड इन द LCR सर्किट। तो करंट मतलब IRMS पूछा है, तो हम उसको VRMS बाई Z लिख सकते हैं। VRMS की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, सोर्स ऑफ 200 वोल्ट, 200 लिख दिया, और Z की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। सो द आंसर इज बेसिकली 2 एम्पेयर। तो ये हमने IRMS निकाल दिया, ठीक है। अभी पूछा कैलकुलेट द पावर। सो पावर क्या होगा, वी ऑल नो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, दिस इज VRMS IRMS cos phi।
and as because this circuit is in resonance, cos phi का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, because phi in this case is 0 degree, because it will now be a circuit जहाँ पर दोनों reactances XL और XC एक दूसरे को cancel out कर दे रहा है, सिर्फ resistance बच रहा है, and resistance and current are always in the same phase, so phase difference between them phi in this case will be equal to 0 degree and cos 0 is 1. यहाँ पर अगर मैं values put कर दूँ VRMS की जगह 200, IRMS की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, in this case that will come out to be 400 watt. So this is the power dissipated in the LCR circuit. Is that clear? So here we conclude this video. I hope you have enjoyed this. अगर कोई भी doubt है, कोई भी confusion है, please feel free to comment. I will get back to you. ठीक है? चलो, bye.